नमस्कार दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के खीरी जिले के एक गांव की है। विजयपाल उम्र यही कोई 34 से 35 साल की बताई जाती है। विजयपाल बचपन से ही कुछ बड़े सपने सजाया था, सरकारी नौकरी करना चाहता था और भी चीजें करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे कारण बने जिसकी वजह से वो नहीं कर पाया। लेकिन पेट पालने के लिए और रोजी रोजगार करने के लिए इसको एक कदम उठाना पड़ा, फोटोशॉप की दुकान। तो फोटोशॉप की दुकान ये बहुत मेहनत और लगन से चलाना शुरू तो कर देता है। क्योंकि पैसे तो ढूंढने नहीं थे, जो भी इसमें पूंजी भरती लगी 10, 20, 50 हजार, 1 लाख की। बड़ा भाई जो सऊदी रहता था उसने विजयपाल को सौंप दिया कि जो भी तुमको पैसा चाहिए तुम ले लो, कोई छोटी मोटी बिजनेस स्टार्ट कर दो, क्योंकि आने वाले समय में शादी तुम्हारी ऐसे नहीं होगी। शादी करने के लिए कोई रोजगार तो आपको चाहिए ही होगा। विजयपाल ने भी कहा ठीक है भैया, आप जैसा कहें। तो विजयपाल का इंटरेस्ट फोटोशॉप की दुकान चलाना था, तो फोटोशॉप की दुकान वो चलाना शुरू कर देता है। विजयपाल का एक छोटा भाई होता है जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहा था, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट्स उसके सामने नहीं थे। विजयपाल के जो पिताजी थे इस दुनिया को छोड़कर बहुत पहले ही जा चुके थे। विजयपाल की एक माँ थी और विजयपाल की एक बहन थी जो कि विजयपाल से 2 साल छोटी थी। सब कुछ परिवार में ठीक ठाक ही चल रहा था। बड़ा भाई सऊदी से आता है, उसके बाद विजयपाल की दुकानों पर अक्सर आया जाया करता है, बैठता है, बातचीत करता है। धीरे धीरे करके उसके दिमाग में आया 6-7 महीने की छुट्टी पर सऊदी से आया हूं, क्यों ना विजयपाल की शादी अब करवा के ही जाऊं। धीरे धीरे करके बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एक बहन की भी शादी करनी है, एक छोटे भाई की भी शादी करनी है, घर की जिम्मेदारियां भी हैं और उसके 2 बच्चे भी थे। तो इसी वजह से उसने विजयपाल से कही, देखो 4-6 महीने की छुट्टी तो मुझे मिली ही है और 2-4 लोगों ने मुझसे रिश्ते की बात तुम्हारी की है, तो अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी फिक्स कर देता हूं। विजयपाल भी शादी करना चाहता था, क्योंकि उम्र जो हो चुकी थी। विजयपाल ने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। उसके बाद बड़े भाई ने शादी का पूरा प्रोग्राम सेट करना शुरू किया। एक रिश्तेदारी में ही एक लड़की को देखते हैं, देख देखैया का प्रोग्राम होता है, एंगेजमेंट वगैरह होता है, शादी का डेट फिक्स कर दिया जाता है। धीरे धीरे करके तैयारियां घर में बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। शादी का वो डेट फाइनली आ भी गया, जब विजयपाल दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़कर दुल्हन लेने के लिए जाता है। पूरे घर में एक अलग ही उमंग, एक अलग ही खुशी थी। चूंकि पैसे की तंगी तो थी नहीं, परिवार भी बहुत सहमति से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बड़े भाई के इशारों पे पूरा परिवार नाच रहा था, इसलिए परिवार में कोई तनाव भी नहीं था। सब कुछ अच्छी खासी चल रही थी इनके परिवार में। भले ही परिवार थोड़ी बड़ी क्यों ही ना थी, लेकिन कोई दिक्कत का सामना परिवार नहीं कर रहा था। अब वहां पर शादी के जो रस्म रिवाज होते हैं, जयमाला का, सिंदूरदान का, शुभ विदाई का समारोह, सारे समारोह बहुत अच्छे से संपन्न हुए। संपन्न होने के बाद विजयपाल अपनी पत्नी ममता को लेकर के, जिसकी उम्र यही कोई 30 साल या 31 साल के बीच की बताई जा रही है, ममता को लेकर के गाड़ी में बैठ करके घर पे आता है। बड़ा खुश था। शाम का प्रोग्राम ही था कि जो लोग बहुभोज वगैरह का प्रोग्राम करते हैं, विजयपाल के घर पे भी बहुभोज वगैरह का प्रोग्राम रखा हुआ था। सारी चीजें दिन में सुटेबल रूप से चल रही थी। शाम को कथा वगैरह होता है। विजयपाल भी अपनी पत्नी ममता के साथ कथा वगैरह सुनने के बाद सारे प्रोग्राम को सुनिश्चित करता है। उसके बाद शाम का वक्त हो जाता है। जितने भी विजयपाल के दोस्त थे, रिश्तेदार थे, सारे लोग दरवाजे पर आने लगे, खाना पीना सब होने लगा। विजयपाल सबसे हंस हंस कर मिलता था, कोई गिले शिकवे उसके चेहरे पर थे ही नहीं, एकदम अच्छे मिजाज में भी था। लेकिन जब वो कमरे के अंदर जाता है, रात में 10:30 या 11 बजे के बीच में कमरे के अंदर जाता है, अपनी पत्नी ममता से अच्छी अच्छी बातें भी करता है। कुछ देर तक बातें करने के बाद फिर वो कुछ चीजें ममता से ट्राई करता है। फिर पति पत्नी के जो सुहाग रात वाले प्रोग्राम होते हैं उस पर वो फोकस ही कर रहा था कि फोकस करने के बाद अचानक से 10 मिनट के बाद वो बिस्तर से उठता है, एक लोअर पहनता है। लोअर पहनने के बाद वो बालकनी में जाता है। बालकनी में जाता है, 10-5 मिनट तक रिलैक्स रहता है, पानी भी पीता है। ये सारी चीजें ममता दुल्हन नोटिस कर रही थी और देख भी रही थी। लेकिन पहला ही दिन था उस घर में, इसलिए उसने बहुत सवाल जवाब विजयपाल से नहीं किया। उसके बाद विजयपाल फिर दुल्हन के पास आता है, फिर 10-15-20 मिनट तक दुल्हन के पास रहता है। रहने के बाद शादी का वो प्रोसेस आगे करना चाहता था, सुहाग रात का वो प्रोग्राम
को अंजाम देना चाहता था, लेकिन फिर से वो बिस्तर से उठता है। बिस्तर से उठने के बाद वो सीधा बालकनी में जाता है और बालकनी के रास्ते सीढ़ी लगी हुई थी, सीढ़ी से सीधा वो छत पर जाता है। छत पर जाने के बाद तकरीबन 1.5-2 घंटे तक जब विजय पाल नीचे नहीं आता है तो दुल्हन ममता को थोड़ी चिंता सताने लगती है और वो खुद रात में तकरीबन 1:30 से 2 बज रहे थे, वो छत के ऊपर जाती है और देखती है कि विजय पाल ने अपने ही प्राइवेट पार्ट को काट रखा है। दुल्हन वहीं छत से ही चिल्लाने लगती है। दुल्हन की चीखने की आवाज सुनकर जितने रिश्तेदार घर पे रुके हुए थे, घर पड़ोसी थे, विजय पाल के भाई थे, बहन थे, माता थे, सारे लोग दौड़े भागे दुल्हन की आवाज की तरफ भागने लगे और छत के ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं नजारा कुछ और ही था। सारा परिवार, सारे लोग घबरा गए कि आखिर अब क्या करना चाहिए। धीरे धीरे करके ये बातें, ये चर्चाएं मात्र 5 मिनट के अंदर पूरे गांव में फैल चुकी होती हैं। गांव में फैलने के बाद लोग तरह तरह के अंजाम लगाने लगते हैं, इल्जाम लगाने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं दुल्हन का हाथ होगा इसमें, दुल्हन ने ही कुछ किया होगा। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर दुल्हन ने ऐसा किया होता तो कमरे के अंदर ही किया होता, छत पे लाने का क्या मतलब था। लोगों ने अलग अलग तरह के विचार उत्पन्न करने शुरू किए कि देखते ही देखते कुछ ही देर में किसी ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने पर पहले तो विजय पाल की बॉडी को वहां से ले जाकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद परिवार के बहुत सारे सदस्यों से पुलिस पूछताछ कर रही थी। पूछताछ करने के बाद पुलिस को कुछ हाथ लग ही नहीं रहा था, कुछ चीजें समझ भी नहीं आ रही थी कि सच में आखिर विजय पाल ने ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे करके दुल्हन की भी बातों को पुलिस नोटिस करना शुरू करती है, दुल्हन के बयान को भी दर्ज करना शुरू करती है, जिस बयान को दर्ज करने के बाद पुलिस तकरीबन 80% केस को सॉल्व कर चुकी थी कि विजय पाल ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद विजय पाल के कुछ दोस्तों को भी बुलाया जाता है पुलिस के माध्यम से, उनसे भी पूछताछ किया जाता है कि विजय पाल से तुम्हारे अगर रिश्ते हैं, संबंध है, क्या विजय पाल ने कभी कुछ बातों को जिक्र किया है। तो कुछ दोस्तों ने बताया, साहब हम लोग कुछ नहीं जानते, बड़ा खुश था वो शादी को लेकर के और बातचीत भी करता था अपनी दुल्हन ममता से, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई झगड़े नहीं थे, कमाता धमाता ठीक ठाक ही था कि परिवार चला लेता। लेकिन विजय पाल के सर कुछ आदतें बड़ी खराब थी। वो बचपन से गलत चीजों पे हाथ डालता था, जैसे कि मेस्टरबेशन, हस्तमैथुन जैसी चीजों को, और कुछ दवाइयां वगैरह भी खाता था और कभी कभी तो कोठे तक भी चला जाता था। ऐसी बहुत सारी चीजों को दोस्तों ने बताया। बताने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कुछ घंटों के बाद जब सामने देखा तो रिपोर्ट के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें कंफर्म हुई। कंफर्म होने के बाद पुलिस ने ममता के ऊपर के जो इल्जाम थे परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा लगाए जा रहे थे, उस इल्जाम को डिक्लेयर कर दिया कि बिल्कुल गलत है। दुल्हन ने एकदम साफ कहा कि दुल्हन की इसमें कोई गलती नहीं है, ना तो परिवार का ही इसमें कोई हाथ है, बल्कि दूल्हे विजय पाल ने जो कुछ भी किया अपनी शर्मिंदगी की वजह से, शर्म की वजह से किया, कि उसको लग रहा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, वो दुल्हन के आगे शर्म के मारे झुक रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजों को पुलिस ने देखा और समझा। विजय पाल के परिवार वालों को जहां तक हो सका इन चीजों के बारे में बताया, लेकिन परिवार इस बात को समझने में इनकार कर रही है। दुल्हन से भी कई बार फिर से पुलिस पूछताछ करती है। दुल्हन ने भी वही सारी बातें बताई जो दुल्हन ने उस रात विजय पाल के सामने, यानी कि विजय पाल को देखा था करते हुए, उस सारी चीजों को बताई। उसके बाद धीरे धीरे करके जितनी पूछताछ पुलिस से होनी चाहिए थी, सारी पूछताछ को करने के बाद पुलिस इस इल्जाम पे पहुंची कि विजय पाल ही दोषी था जिसने खुद को इस नर्क में ढकेला। दोस्तों ये कहानी, ये चीजें मैं इसलिए सुना रहा हूं, किसी की पर्सनल भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मकसद से नहीं, ना तो किसी की चीजों को बताने के चक्कर में, बल्कि किसी व्यक्ति के माध्यम से इस कहानी को जब हमने सुना तो हमने सोचा इस स्टोरी को हमें बताना चाहिए, समाज को जागरूक करने के मकसद से। स्टोरी में कितनी सच्चाई है कितना नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन जागरूकता कहीं ना कहीं समाज को देने के लिए जरूर है इसमें, कि हम कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ मजबूरियां आ जाती हैं, कुछ घटनाएं आ जाती हैं जिसको लेकर हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बड़ी चिंतित हो जाते हैं, और उस चिंता में हम कुछ बहुत गलत कर बैठते हैं अपने साथ, जो कि नहीं करना चाहिए था। शायद विजय पाल के साथ अगर ऐसा ही कुछ हो रहा था तो विजय पाल को दूसरे दिन किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए था और भी चीजों के बारे में जानना चाहिए था। लेकिन विजय पाल ने क्यों और कैसे ये सारी चीजों को किया, वो तो वो विजय पाल के साथ ही वो राह से चला गया।
तो दोस्तों, आप भी अगर कभी किसी समस्या से उलझे हो, परेशान हो, तो उस परेशानी का हल जरूर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर बैठो। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आया तो वीडियो पे लाइक करना दोस्त, चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, चूंकि ऐसी ही कोई अच्छी से अच्छी स्टोरी मैं आपको हर दूसरे दिन या हर दिन देता रहूंगा। मिलूंगा जल्दी एक शानदार सी कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।